नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम आपके एग्ज़ाम से संदर्भित विज्ञान के बायोलॉजी साइंस के 125 इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाने वाले हैं जो एमसीक्यूज के रूप में हैं। ये अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस जरूर करें। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। प्रश्न करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी यकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का, रिलैक्सिन का स्रवण होता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए सेरिब्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टाइलिन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? उस प्रक्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी ग्लूकोज हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण में कोशिकाओं में पहुंचता है? तो किस प्रक्रिया द्वारा? तो यह विसरण द्वारा पहुंचता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विसरण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति विघटन कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विघटन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? मुख्य रूप कौन सा है? तो यह सुक्रोज के रूप में स्थानांतरण होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी सुक्रोज हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी 120/80 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली
ड्यूरामीटर कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी ड्यूरामीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है घ्राणेंद्रिय पाली। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है ऑप्शन सी सेरिब्रम। ऑप्शन सी, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है इंसुलिन के कारण। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इंसुलिन के कारण। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक एंजाइम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एंजाइम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, उत्सर्जन, शोषण, ये सभी आते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी आते हैं। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता मृत जीवी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मृत जीवी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। वायुमंडल में सामान्यतया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है कितने %? या 0.03% पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 0.03%। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधों को हम लोग सियोकाइट्स कहते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सियोकाइटस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फेफड़ा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो यह डायरिया, टीबी, निमोनिया। तो कौन सी बीमारी? तो बी और सी, टीबी और निमोनिया, ये दोनों आपका श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। हम लोग क्या बोलते हैं उसको? हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइपरटेंशन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो अमोनिया होता है उत्सर्जित पदार्थ। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमोनिया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो यह वाष्पोत्सर्जन से के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? प्रकाश संश्लेषक अंगक पत्ती को बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए, पत्ती हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर रंध्र हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29।
फेफड़ों का आकार होता है, फेफड़ों का आकार गोलाकार कैसा होता है, शंक्वाकार होता है, बेलनाकार नहीं, अंडाकार नहीं, शंक्वाकार होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शंक्वाकार होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन उपचयन की प्रक्रिया है, उपचयन। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उपचयन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण बेलिस एवं स्टर्लिंग ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम मेंडल ने दिया था। तो मेंडल, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेंडल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा ट्रेविनेसन ने किया था, लेमार्क ट्रेविनेसन ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? अरस्तु जाने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अरस्तु। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए ग्रीक हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में आपका शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शैवाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के पारिस्थितिकी के अंदर अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39, डेंड्रोलॉजी का संबंध है, डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से होता है, झाड़ियों के अध्ययन से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, एंथोलॉजी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, हॉर्टिकल्चर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में आपका बीज का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, घासों का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए भूमि का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, पौधों को नाम से देने वाले विज्ञान कहलाता है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या बोलते हैं? वर्गीकी बोलते हैं। यह प्रश्न आपके लास्ट ईयर पूछे गए थे। तो इस जितने भी प्रश्न हम आपको जानकारी दे रहे हैं सारे बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का पितामह आपको लीनियस को बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी लीनियस हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, सूक्ष्म जीव मिलते हैं
सूक्ष्म जीव मिलते हैं कहाँ पर? इन सभी में, रेतीली मिट्टियों में भी मिलते हैं, लवण युक्त पानी में भी, दलदल भूमि में भी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सबों जगह पर। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु जो होता है वह वृद्धि करता है कहाँ पर? जीवित कोशिकाओं में। कहाँ पर? जीवित कोशिकाओं में। वायरस जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। साबूदाना किसने बनवाया, किससे बनाया जाता है? साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर साइकस से बनाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक है लिनियस, लिनियस। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम लुई वेन हॉक ने की थी, लुई वेन हॉक ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति क्षर रूपी होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? उसको क्या बोला जाता है? उस जीवाणु को गोलाणु जीवाणु बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग तापेदिक है, तापेदिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु तो है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु एसररिशिया कोलाई नाम का भी जीवाणु होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं, एंटीबायोटिक अधिकांशतया कहाँ पाए जाते हैं? जीवाणुओं में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जीवाणुओं में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से सबसे छोटा जीव है, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? 59 प्रश्न का माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण? तो हैजा रोग होता है, हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। कृपया करके चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अधिक से अधिक दोस्तों को जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे डालना मत भूलिएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? क्वेश्चन नंबर 61 का प्रश्न है। तो यह बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? जीवाणु संक्रमण के कारण जो रोग होती है उसको कुष्ठ बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? सर्वप्रथम विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी, इवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64।
चेचक के लिए टीके का विकास किया? किसने किया था? चेचक के लिए टीके का विकास जो किया था एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? जमने का कारण लैक्टोबैसिलस नामक कीटाणु है होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? स्वपोषी स्वपोषी शैवाल स्वपोषी होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67। टिक्का रोग किसमें होता है? टिक्का रोग आपका मूंगफली में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। HIV द्वारा होने वाला रोग, HIV द्वारा होने वाला रोग आतशक होता है। आतशक। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? विषाणु के कारण चेचक नाम की बीमारी होती है, रोग होता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? किस शैवाल से? लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से। किससे? विषाणु से। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम विषाणु में एंजाइम्स नहीं होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया कहलाता है। वह क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया नाम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74। सार्स SARS क्या है? सार्स क्या है? सार्स एक विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? खसरा जो होता है वह विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है। तो मोज़ेक रोग का जो कारक तत्व होता है वो विषाणु होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 77। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। तो अगला प्रश्न, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 78। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 79। कैल्प प्राप्त होता है? कैल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवाल से। किससे? समुद्री शैवाल से। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी समुद्री शैवाल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 80। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति? शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। अगर किससे प्राप्त होता है? अगर 81 अगर शैवाल से प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? वह कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी।
तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी माइकोलॉजी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 83, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन व हेमीसेलुलोज की बनी होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84, सभी कवक सदैव होते हैं, सभी कवक सदैव क्या होते हैं? तो सभी कवक सदैव विविध पोषी होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी विविध पोषी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्ष की छाल पे जो कवक उगते हैं उस कवक को बोलते हैं कोर्टिकोलस। कोर्टिकोलस। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोर्टिकोलस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86, गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? गोबर पर उगने वाला कवक आपका कहलाता है क्रोपोफिल्स। क्रोपोफिल्स कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रोपोफिल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? क्लोरोफिल किसमें नहीं होता है? कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 88, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? खाली चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोलस कहा जाता है, सेक्सिकोलस। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में लोग इंडोकार्पन लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की औषधि परमेलिया नामक लाइकेन से प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? बीजों की प्रकृति टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टेरिडोफाइट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92, एजोला एक क्या है? एजोला एक जलीय फर्न है, जलीय फर्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में एजोला को प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 94, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? किस पौधे में ये प्रक्रिया पाया जाता है? तो ये आपका जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 96, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है किसका? जिसमें वर्णन होता है शैवालों के संवर्धन का। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है वह मुक्त राइबोसोम्स द्वारा संश्लेषित की जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है? बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग चेचक होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 99, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? उपस्थानिक मूल क्या कहलाती हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99 के बाद 100 नंबर, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है?
100 नंबर प्रश्न को सही से देखिए। मनुष्य के रक्त में लोहा पाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 101। श्वसन मूल मिलती है, श्वसन मूल मिलती है कहाँ पर? जूसिया में। कहाँ पर? जूसिया में मिलती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? आलू जड़ नहीं है, इसमें आलू तना होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 103। अवस्तंभ मूल पाई जाती है, अवस्तंभ मूल कहाँ पाई जाती है? गन्ने में, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 104 104। जड़ें विकसित होती हैं, जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 105 105। गाजर है एक, गाजर एक क्या है? गाजर एक जड़ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 106 नंबर। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं, बरगद के पेड़ से तो उस जो लटकती हैं जड़ उसको क्या बोलते हैं? स्तंभ मूल बोलते हैं, उसको स्तंभ मूल बोलते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 107। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा जड़ हमेशा रहता है पेड़ में? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 108 108। आलू को खाने योग्य भाग, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो वह तना, आलू का तना खाया जाता है, आलू तना में होता है, तना को ही आलू बोलते हैं। 109 नंबर प्रश्न अगला है नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है पर्णकाय स्तंभ द्वारा, किसके द्वारा? पर्णकाय स्तंभ द्वारा, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 110 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन एक तना है? 110 नंबर क्वेश्चन। तना इसमें से कौन सा है? तो इसमें से आलू तना है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 111। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंद बोलते हैं, कंद, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 112 112। हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी का कौन सा भाग खाया जाता है? प्रकंद खाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन 113। अदरक क्या है? अदरक, अदरक एक राइजोम है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 114। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज किसका तना का परिवर्तित रूप है? प्याज भी एक तना ही होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 115। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वे कहलाते हैं क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 116 नंबर। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा? तो यह रेफिलिसिया द्वारा उत्पन्न होता है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 117 नंबर क्वेश्चन। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है, बुल्फिया, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 118। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 119 119। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिनको जिंक गो एक जीवित जीवाश्म है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 120 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग लीवर यकृत होता है, प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 121। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 122। सामान्यतः
अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? सामान्यतः अंकुरन के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें हवा की आवश्यकता होती है, जल का, ताप का, लेकिन प्रकाश अंकुरन के लिए नहीं चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 123। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? किस पौधे में? तो यह साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 124। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधे का? तो मूंगफली का फल भूमि के अंदर पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी। और आज का अंतिम 125वां नंबर प्रश्न, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमने जो आपको आज बायोलॉजी के 125 टॉप क्वेश्चन करवाए हैं, ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं। इस प्रश्न को आप अधिक से अधिक, सारे VBI प्रश्न हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।